चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन वाया आज आगे बढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट 3। आज हम 4th लेक्चर उसका रिकॉर्ड करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज़ द 10th क्लास किताब एनसीईआरटी की, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज़ यूज़फुल, एक्सप्लेन नाउ। क्या आप मानते हैं कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासीफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, क्या ये उपयोगी है, यूज़फुल है? एक्सप्लेन करें, बताएं कैसे, एक्सप्लेन हाउ। दो क्वेश्चन है, डू यू थिंक एंड सेकेंड हाउ, किस मामले में कि ये यूज़फुल है कि नहीं। ओके देखिए क्वेश्चन था कि डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज़ यूज़फुल, एक्सप्लेन हाउ। तो हमारा आंसर है कि यस, यूज़फुल है। देखिए हमारे देश में अगर आपको इकोनॉमी को समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस इकोनॉमी के कंपोनेंट्स को समझें। जब हम इकोनॉमी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्टली इकोनॉमी के सेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी चीज़ को आपको समझना है तो आप उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। आपको कंप्यूटर को समझना है, किसी रोबोट को समझना है, वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आप उसके कंपोनेंट समझेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को समझेंगे, जिन चीज़ों से वो कंपोज हुआ है, जिन चीज़ों से वो बना है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हमें अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें उसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। यहाँ पर हम जब कंपोनेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेक्टर्स के लिए ही प्रयोग किया गया है। ओके जब हमने सेक्टर्स की बात की तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, हम उनके बंडल बनाते हैं, हम उन्हें इकट्ठा करते हैं। ठीक, ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, ये ग्रुप्स ही सेक्टर्स हैं। इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है, ये ग्रुप्स ही सेक्टर्स कहलाते हैं। ओके हम किन्हीं सर्टेन क्राइटेरियाज़ पर बेस्ड ये ग्रुपिंग बनाते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर हम सारी एक्टिविटीज़ को उन कॉमन एलिमेंट्स पर, उन कॉमन क्राइटेरियाज़ पर बेस्ड ग्रुप्स में डालते जाते हैं। ये बिल्कुल आसान है। जैसे हम ये कहते हैं, एक स्कूल ग्राउंड में हम आए, स्टूडेंट्स हैं और हमने वहाँ दखल होकर के ये कहा कि 5वीं से 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स एक तरफ आ जाएं, है ना। मतलब हमने अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को सेपरेट कर दिया। फिर हमने ये कहा 1st से 5th वाले सभी स्टूडेंट एक तरफ आ जाएं, मतलब लोअर प्राइमरी। फिर हमने कहा 9th और 10th के स्टूडेंट्स मतलब सेकेंडरी। और फिर हमने कहा कि 11th 12th मतलब सीनियर या फिर हायर सेकेंडरी। दैट्स ऑल। मतलब हमने क्लासेस के हिसाब से बच्चों को बांटा, 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं 7वीं वाले, इस तरह से। तो कुछ बेसिक कॉमन चीज़ें चाहिए होती हैं आपको कोई ग्रुप बनाने के लिए, कोई क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम ग्रुप्स बनाते हैं। यही ग्रुप्स सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कहलाते हैं। इन्हीं सेक्टर्स को हम इकोनॉमी के कंपोनेंट्स मान रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी को समझना है या किसी भी चीज़ को समझना है, उसके कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी होता है। ओके अब इसी बेसिस पर हमने 3 सेक्टर्स या 3 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें जो भी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन को करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे हैं, नेचुरल फेनोमेनाज यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और जो प्रोड्यूस हुआ है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो हमने इस सारी तरह की आइटम्स को इस कॉमन क्राइटेरिया के बेस पर प्राइमरी सेक्टर में डाला। और क्योंकि प्रोडक्शन मेजॉरली एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से, इसलिए हमने प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी कह के पुकारा। फिर हम आते हैं दूसरे लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इन एक्टिविटीज़ के तहत हमें चीज़ें सीधे सीधे प्रकृति से उस रूप में नहीं मिल रही हैं, हमें उन्हें फॉर्म करना पड़ रहा है, हमें उन्हें बनाना पड़ रहा है। तो सम सॉर्ट ऑफ मेकिंग इज़ देयर, सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ देयर, सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ देयर एंड इट इज़ मैन मेड। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडस्ट्री है, तो हमने इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा, क्योंकि प्रोडक्शन में डोमिनेट
इंडस्ट्रीज़ का है, डोमिनेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। और तीसरा सेक्टर हमने ये माना कि वो सेक्टर जो कि गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो सर्विसेज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, एड करती हैं, तो वो टर्शरी सेक्टर है, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर। इस तरह से हमने 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमी को सेक्टोरल क्लासिफिकेशन के तहत देखें। क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हम सेक्टर्स में बांटते ही इसलिए हैं कि हम देश के आर्थिक स्तर का पता लगाना चाहते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का लेवल उस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हमारा इकोनॉमिक लेवल है। उसी के दर पर पता लगेगा ना कि उनके पास कितना पैसा है, वो कितने दिन तक सस्टेन कर सकते हैं, कितना अनाज है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द इकोनॉमिक लेवल ऑफ एनी कंट्री बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। उसको पता लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि हमारे देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना है गुड्स का एंड सर्विसेज का। ओके, जब हम टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का देखते हैं तो हम उसे सेक्टोरल सेंस में ही देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कितना है, टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर का कितना है और टर्शरी सेक्टर का कितना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, देश के स्तर पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम एक्टिविटीज़ को सेक्टोरल सेंस में डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, जब हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख लेते हैं तो सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हुए कितने लोग इस्तेमाल हुए, कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ, कितने लोगों को इस गुड्स एंड सर्विसेज से जो वेल्थ जनरेट हुई उसका बेनिफिट मिला। तो यहीं से हम ये भी जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। तो इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट को भी सेक्टोरल सेंस में ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ द एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी इकोनॉमी के लेवल पर ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको हम सेक्टोरल सेंस में बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हम इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझें। देखिए, कोई भी एक देश है, यानी कि कोई भी एक इकोनॉमी है, अगर उस इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है तो ये क्लियर एस्पेक्ट ये है कि वो कंट्री अपने रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ अभी प्राइमरी लेवल पर ही यूटिलाइज़ कर पा रही है, उतना ही नर्चर कर पा रही है। मतलब उस कंट्री में मिनरल्स हैं, उन मिनरल से ओर मिल रहे हैं और ओर्स टू द मैक्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है, ये चीज़ यहाँ से समझ आती है कि उस कंट्री में कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। अगर किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि इस कंट्री में ज़्यादातर इकोनॉमिक वेल्थ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद द रिसोर्स यूटिलाइजेशन विच इज़ ऑफ द नेचर ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। आप बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उस मिनरल से वो आयरन ओर रिकवर होगा, आयरन ओर से जब आयरन रिकवर होगा, आयरन से जब आगे जाकर के स्टील बनेगी और स्टील से जब एक से एक इक्विपमेंट बनेंगे तो हर स्टेप पर प्रोसेसिंग होगी और हर स्टेप पर प्रोसेसिंग के दौरान वैल्यू ऐड होती है। इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी इन्वॉल्व होता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा, उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। सो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी समाज ये जाने कि वह समाज अपने रिसोर्सेज को किस स्केल तक यूटिलाइज़ कर रहा है, क्योंकि उसी से क्लियर होगा कि वो उन रिसोर्सेज से कितनी वैल्यू जनरेट कर सकता है, कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। उसी से क्लियर होगा कि उसके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का साइज़ कितना होगा और एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी होगी, वेल्थ का, इनकम का लेवल लोगों का क्या होगा, रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हैं या अंडर यूटिलाइज्ड हैं या ओवर यूटिलाइज्ड हैं। ये चीज़ें समझने के लिए ये देखना होता है कि सेक्टर वाइज कोई भी कंट्री की इकॉनमी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में हमने इसी सेक्टोरल क्लासिफिकेशन की मदद से ये समझा था कि दुनिया की कोई भी इकॉनमी शुरुआती वर्षों के और शुरुआती समय के दौरान प्राइमरी सेक्टर के डोमिनेंस को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि उस समय में टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव स्टेज की होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड कल्चर प्रिमिटिव स्टेज का होता है, साइंस प्रिमिटिव स्टेज की होती है। इसलिए व्यक्ति सस्टेनेंस पर फोकस करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके
नेचुरल प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं पे रिलाई करता है। तो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज स्पेसिफाई होती है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो धीरे धीरे स्किल बेस्ड होती चली जाती हैं और अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट होना शुरू होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी कंट्री के इतिहास के स्केल पर प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर टर्शरी का ग्राफ बनता है, क्योंकि इसको जीवन के बेहतर स्तर से जोड़ के देखा जाता है। जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं, आप ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमी के अंदर वेल्थ भी पहले से बेटर जनरेट हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी पहले से बेहतर जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी बेहतर हो रही है, इनकम प्रोपोर्शन बेहतर हो रहा है। ये हम सेक्टोरल डोमिनेंस ऑन द टाइम स्केल के बेस पे ही समझ पाते हैं कि टाइम स्केल पे पहले प्राइमरी सेक्टर था, फिर समय के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर, और आज वो कंट्री टर्शरी सेक्टर एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर किताब में बताया है कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इस समय टर्शरी सेक्टर की स्टेजेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, टर्शरी सेक्टर को एंजॉय कर रही हैं। वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन ज़बरदस्त है, एम्प्लॉयमेंट के स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं और अच्छी इनकम्स लोग जनरेट कर रहे हैं। रेम्यूनरेशंस आर वेरी गुड बिकॉज दे आर इन द स्टेज ऑफ द इकोनॉमी वेयर टर्शरी सेक्टर इज़ डोमिनेटिंग। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसी भी कंट्री के द्वारा उसको ये तय करना होता है कि वो किस समय में अपने लोगों के लिए कैसा जीवन चाहता है। इसके लिए उसे ये तय करना होता है कि उसके पास अवेलेबल पूल ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके ही वो उस जीवन को दे पाएगा। इसके लिए उसे ये जानना होता है कि रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर में यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है और कौन से रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से बेस्ट इनकम जनरेट होती है। इसके लिए कोई भी कंट्री अपना फ्यूचर रोड मैप प्रिपेयर करे कि कौन सा सेक्टर डोमिनेट करवाना चाहते हैं वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। उसके लिए उन्हें ये जानना होता है कि कंट्री की इकोनॉमी सेक्टोरली कैसे क्लासिफाइड है, मौजूदा समय में कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, भविष्य में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करवाने का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल सेट है और ऑप्शंस हैं, और किस सेक्टर से उनकी कंट्री का पॉलिटिकल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यूज़ बेस्ट सर्व होंगे। ये सब इस बात पर तय होता है कि सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ है कि नहीं हुआ है। कंट्रीज़ ये डिसाइड कर पाती हैं सेक्टोरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कि उन्हें अपने किन रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर जापान को समय रहते ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी सेक्टर के बेसिस पर वो बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। क्योंकि सेक्टोरल क्लासिफिकेशन था, इसके बेसिस पर जब उन्होंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए तो उन्हें क्लियर हुआ कि प्राइमरी सेक्टर इज़ हैवीली सफरिंग, उनके पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर उन्होंने किस चीज़ पर बल दिया? उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें हैवीली टर्शरी सेक्टर पर फोकस करना होगा, हमें ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन पर बल देना होगा। मतलब हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस करेंगे, यानी कि हम टेक्नीशियन पैदा करेंगे, हम इंजीनियर्स पैदा करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पैदा करेंगे। जब इतना रॉबस्ट हमारा टर्शरी सेक्टर क्रिएट हो जाएगा तो इसके दम पर हम दुनिया भर से नेचुरल रिसोर्सेज प्रिक्योर करेंगे और फिर हम सेकेंडरी सेक्टर को बल देंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे दुनिया भर के लिए, और वो भी किस सेक्टर में? बल्क चीज़ों की प्रोडक्शन में नहीं, हम सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग आइटम्स को प्रोड्यूस करेंगे, हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि डिजिटल गैजेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर व्हीकल्स। तो ये सारी चीज़ें जापान ने बनाई, दुनिया ने एंजॉय किया। जापानीज़ कैमरे, जापानी रेडियो, जापानी टेलीविज़न, जापानी सब कुछ, जापानीज़ सेल बैटरीज़, आज तक कहा जाता है कि जापानी होने चाहिए। तो द थिंग इज़ कि इन चीज़ों पर हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखा कि हम अगर बेटर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर चुके हैं तो हमें ज़रूरी है कि दुनिया भर से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज बना रहे हैं उनका बेस्ट वैल्यू एडिशन क्या होगा। तो बेस्ट वैल्यू एडिशन यानी कि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना और वैसे ही आइटम प्रोड्यूस करना जिनके इनकम पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हों। तो उन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया। इज़ दैट क्लियर? दूसरी तरफ अफ्रीका अगर सेक्टोरल डिवीज़न करता है तो ये समझ पाएगा उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है, तो ऐसे में उसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करना है। इसके लिए उसे वैसी ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसे कॉम्प्रिहेंसिव रोड, रेलवे एंड एयर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, उसे बेटर कनेक्टिविटी, उसे पावर सेक्टर डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, उसे फॉरेस्ट लॉज इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि उसके फॉरेस्ट को यूटिलाइज़ किया जा सके,
उसे अपने देश के अंदर प्राइमरी सेक्टर को बेहतर बूस्ट देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर यानी कि अलाइड सेक्टर पहले एक स्टेज तक विकसित हो सके, ताकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर उसे यूज़ कर सके। तो कुल मिलाकर के अगर सेक्टोरल नॉलेज होगी तो इस बात की नॉलेज होगी कि हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज किस सेक्टर से बिलोंग करती हुई हैं, और फिर इस बात पर बल दिया जाएगा कि हमें शुरुआत किस सेक्टर से करनी है, और फिर इस बात पर फोकस होगा कि भविष्य में हमें किस सेक्टर तक जाना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आस्पेक्ट, अगर हम सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ना करें तो हमें ये भी क्लियर नहीं होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंटरडिपेंड कैसे होती हैं, किसी एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर, दूसरा तीसरे पर कैसे निर्भर करता है। और अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो किसी भी एक समस्या के कैस्केडिंग इफेक्ट को नहीं रोक पाएंगे, और कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर प्रॉब्लम आएगी, वो कैस्केड करते हुए लास्ट पॉइंट तक जाएगी, इकोनॉमी चरमरा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये माने कि हमारे देश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्राइमरी सेक्टर ने कॉटन प्रोडक्शन किस मैनर में की है। अगर अच्छी कॉटन प्रोडक्शन हुई है तो यार्न सेक्टर के पास यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास कॉटन भरपूर मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध रहेगा, यार्न बनेगा तो आगे टेक्सटाइल सेक्टर फ्लरिश करेगा, एक बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज़ अगर इस बार बीमारी पड़ चुकी है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर के अंदर कॉटन प्रोडक्शन में कोई पिंक बॉल वॉर्म जैसा कीट आकर के उसको नुकसान पहुंचा चुका है, वेल इन एडवांस सरकार को इस बात की तैयारी रखनी है कि टेक्सटाइल सेक्टर रीढ़ की हड्डी है। देश के बड़े आबादी वाले राज्यों में टेक्सटाइल सेक्टर डोमिनेट करता है लो, मिडल एंड अपर मिडल इनकम सेक्टर को सपोर्ट कराने में। अगर ये सफ़र हो गया ये कॉटन की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होने से, तो बहुत लंबे कैस्केडिंग इफेक्ट आएंगे, इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। तो गवर्नमेंट वेल इन एडवांस इंपोर्ट के प्रोविजंस मेंटेन रखेगी, और जिन जिन मुल्कों से हमारे बेहतर एमओयूज़ हैं या ट्रेड बैरियर्स नहीं हैं उनसे कॉटन इंपोर्ट करवा करके रखेगी, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को कोई नुकसान ना हो। और कपास की खेती में आई इस बार के नुकसान कपास के किसानों तक ही सीमित रखे जा सके और उनको भी मदद पहुंचाई जा सके। अगर अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी तो सरकार उनको भी मदद पहुंचा सकेगी। ये सिर्फ एक उदाहरण बताया था। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तब तक खेतीबाड़ी का विकास नहीं हो सकता जब तक सरकार ये ना समझ पाए कि टर्शरी सेक्टर में गोडाउन्स का विकास करना ज़रूरी है, जब तक सरकार ये ना समझ पाए कि टर्शरी सेक्टर के अंदर सिंचाई की सेवाएं देनी बहुत ज़रूरी है, जब तक सरकार ये ना समझ पाए कि टर्शरी सेक्टर के अंदर बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी ज़रूरी है। तो जब तक हमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर की नॉलेज नहीं होगी तब तक सरकार ये समझ नहीं पाएगी कि प्राइमरी सेक्टर के विकास के लिए क्या क्या भूमिका है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के विकास के लिए क्या भूमिका है प्राइमरी सेक्टर की। मतलब तीनों सेक्टर एक दूसरे के विकास के लिए कैसी भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे से इनको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, और कैसे तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के बेहतर प्रोडक्टिविटी और बेहतर एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। ये जानने के लिए सेक्टोरल क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ ये हम नहीं समझ पाएंगे। किसी भी देश के अंदर कोई भी एक सेक्टर जब डोमिनेंट होता है और दूसरे सेक्टर सफ़र कर रहे होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, कल्चरल रीजंस होते हैं। अगर हम इकोनॉमी को सेक्टोरली डिवाइड नहीं करेंगे तो हम ये नहीं प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे कि हिस्टोरिकली कल्चरली कौन सा सेक्टर किन फैक्टर्स से डोमिनेंट रहा और इसलिए वो सफ़र कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं फ्लरिश हुआ, टर्शरी सेक्टर नहीं फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। उसका कारण था कि ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स ने इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स यानी कि आर्टिजन इंडस्ट्रीज़ को सफ़र करवाया और डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। दूसरी तरफ ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम ने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कोलैप्स करवाया। अब ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं इस समय देश के तौर पर। हमें जब पता ही नहीं रहेगा कि हमारे देश में आर्थिक बदहाली किस कारण से है, क्यों हमारे देश के दो कंपोनेंट सफ़र कर रहे हैं, यानी कि दो सेक्टर्स, एक प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर क्यों सफ़र कर रहा है, ख़ास तरह की चीज़ें अंग्रेज़ों ने की हैं। वो क्या किया है, ज़मींदारी सिस्टम लागू करा है, तो पहले ज़मींदारी ख़त्म करना ज़रूरी है, किसानों की ज़मीन किसानों को देना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और ज़रूरी है बेहतर इनोवेशंस। ये तीनों चीज़ें अंग्रेज़ों ने नहीं की, उल्टा उन्होंने नेगेटिवली काम किया। और दूसरी तरफ उद्योग के क्षेत्र में किन किन चीज़ों की समस्या है, ज़रूरी है बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी है कैपिटल मुहैया कराना, ज़रूरी है हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लगाना। तो जब तक हम सेक्टोरल क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कंट्री स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस होते हैं जिस कारण ये सेक्टर आज जिस स्थिति में है वो है। हम जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। हमारे देश में जो हाहाकार मच रहा है हम उसके सही कारण आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स ही क्लियर नहीं है। अगर हमें कंपोनेंट क्लियर नहीं है तो हमारी नीतियाँ भी क्लियर नहीं होंगी,
और अगर नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं तो पैसा वेस्ट होगा बजट का। पैसा कहाँ लगना चाहिए, वो वहाँ सटीक रूप में जा कर के नहीं लगेगा। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन से ही हमें ये पता लगता है कि कौन सा सेक्टर प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी में डोमिनेट कर रहा है और कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट कर रहा है। इससे हम जो भी इम्बैलेंस की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, जिससे इनइक्वलिटीज़ आती हैं, उनको टैकल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक यूनिक एस्पेक्ट है, हमारे देश के अंदर जीडीपी में एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15 से 17% के आसपास है, लेकिन वहीं रोज़गार में उनका कंट्रीब्यूशन 50% है। इससे क्लियर होता है कि एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं है, इनकम पोटेंशियल उसका उतना नहीं है, लेकिन फिर भी 50% लोग उसमें लगे हुए हैं, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में डोमिनेंस 60% के आसपास है, लेकिन रोज़गार में उसका डोमिनेंस 25 से 27% के आसपास है। इसका मतलब वो डोमिनेट कर रहा है जीडीपी को, बेहतर वेल्थ का हिस्सा सारा उसके पास है, पर वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही इनकम के रूप में, क्योंकि जॉब प्रोपोर्शन उतना नहीं है टर्शरी सेक्टर का। अगला एस्पेक्ट, जो वेल्थ का इतना बड़ा हिस्सा टर्शरी सेक्टर कंट्रोल भी कर रहा है, वो भी उसमें से एक मुट्ठी भर सेक्शन है टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हर सेक्टर में फर्दर सेगमेंटलाइजेशन होता है। जैसे टर्शरी सेक्टर के अंदर रेडी चलाने वाले, हेड लोडर, पल्लेदारी का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दिहाड़ी लगाने वाले, तमाम ये सारे लोग, ये तो किसी तरह का कोई लाभ नहीं कमा पा रहे हैं, ये तो 2 वक्त की रोजी रोटी भी इनके लिए मुश्किल का काम है। लेकिन दूसरी तरफ जो हाई एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी हैं, कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बेअंत पैसा कमा रही हैं। तो टर्शरी सेक्टर का 60% में कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी से भी क्लियर इमेज क्रिएट नहीं हुई। हमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशंस फर्दर करने पड़ते हैं। तो इंटर सेक्टोरल डिस्पैरिटीज़ को समझने में मदद मिलती है, ताकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर मैनर में हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश हो और इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। और दूसरी तरफ जिस सेक्टर में ओवर डोमिनेट हो रखी है पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ से उन लोगों को निकाला जा सके। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस दिशा में चलाने हैं, हमारे देश में उद्योग धंधे किस नेचर के लाने हैं, किस राज्य में कौन सा ऑक्यूपेशन सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है। पंजाब में अगर एग्रीकल्चर है तो धीरे धीरे वहाँ पर हमें एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स ही लगाने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में, फिर धीरे धीरे हम टर्शरी सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं, टर्शरी सेक्टर में लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्टोरल क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। देश की अर्थव्यवस्था किस तरह के नेचर ऑफ वर्क में एंगेज है, वो रेगुलर वर्क है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, या इरेगुलर टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क है यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिससे पता लगता है कि देश की इतनी बड़ी जीडीपी का शेयर लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। 92% पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओनली 7 to 8% पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इस मीन्स 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी दैट वेल्थ इज़ हाईली कंसनट्रेटेड टू द फ्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर योजनाएं आएंगी, वो तभी आ पाएंगी जब ये क्लियर होगा कि सेक्टोरल क्लासिफिकेशन कैसा है। और सेक्टोरल क्लासिफिकेशन सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे भी सेक्टोरल क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि कॉमन क्राइटेरिया पे के बेसिस पर चैप्टर में 3 क्लासिफिकेशंस हैं। पहला सेक्टर वाइज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एंड तीसरा प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये भी जानना होता है हमें देश में कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, संपत्ति का मालिक कौन है और सेवाएं देने की जिम्मेदारियां किसकी हैं। हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज़ द ओनर ऑफ द एसेट्स इन द कंट्री, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द सर्विसेज। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से भी बांटना जरूरी है कि पब्लिक ऑनरशिप है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि सरकारी ऑनरशिप है, सरकार की जिम्मेदारी डिलीवरी की, या प्राइवेट ऑनरशिप है। तो देर आर मैनी ऑक्यूपेशनल फील्ड्स, देर आर मैनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जिनमें प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकते। ना तो उनके पास उतनी वेल्थ होती है, ना उतनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ होती है, और ना ही उन सेक्टर के जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उतने अच्छे होते हैं। लेकिन वो सेक्टर से इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, तो फिर पब्लिक प्लेयर को वहाँ पर आना है, सरकार को वहाँ पर आना है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि हमें इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो किताब का सारा सार आपको निकाल लेना है। देखिए कितने पहलू हमें पता लग गए।
हमें ये पता लग गया कि इंट्रा सेक्टोरल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, हमें ये पता लग गया कि एक सेक्टर जीडीपी में डोमिनेट कर रहा है पर इक्वल अमाउंट में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा, हमें पता लगा इनइक्वलिटी ऑफ द वेल्थ है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, एगैलिटेरियनिज्म समतावादी समाज नहीं है। हमें ये पता लगा कि हमें भविष्य में किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो भारत को अपने ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस करना है, तभी वो प्राइमरी सेक्टर से लोगों को निकाल के सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ ले जा पाएगा। तो इससे पता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करना है उसको। वो कैसे पता लगा कि देश की आज भी 50-60% जनसंख्या तो वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ लगी हुई है, खेतीबाड़ी में लगी हुई है, और खेतीबाड़ी कंट्रीब्यूशन 17% है जीडीपी में। इसका मतलब देश का विकास हो रहा है आर्थिक रूप में, लेकिन वेल्थ कंसंट्रेट हो रही है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, इसके लिए सेक्टोरल क्लासिफिकेशन जरूरी है। कंट्री इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करे, इसके लिए सेक्टोरल क्लासिफिकेशन जरूरी है। कंट्री के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मार्केट कैप्चर हो, इसके लिए सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू दैट। आगे के क्वेश्चंस में हम उनसे डील करेंगे, फिलहाल इतना समझ आ गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for each of the sectors that we come across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? हमने जितने भी सेक्टर्स देखे इस चैप्टर के दौरान, क्यों किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी एलिमेंट पर फोकस करना चाहिए? ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, कुड देयर बी अदर इश्यूज विच शुड बी एग्जामिन? क्या इसके अलावा भी कोई और मुद्दे हैं जिसकी जांच पड़ताल या जिस पर विचार करना चाहिए? मोटा मोटी क्वेश्चन ये कहता है कि जब भी हम देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, हर सेक्टर को पढ़ते हैं, और जब भी हम हर सेक्टर को पढ़ते हैं, हम दो ही टाइटल्स, दो ही हेडिंग्स पे बात करते हैं, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों ऐसा क्यों होता है? हम इन्हीं पर इतना बल क्यों देते हैं? और दूसरा, क्या इनके अलावा भी कोई पहलू हैं जिनको विचारना चाहिए? ये क्वेश्चन है। मैं दोबारा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। For each of the sectors that we come across in this chapter, why should one focus on employment and GDP, and could there be other issues which should be examined? Discuss. देखिए, मेनली क्वेश्चन किस बात पर फोकस करना चाहता है? क्वेश्चन ये कहता है, For each of the sectors that we come across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? Could there be other issues which should be examined? क्यों हर आदमी एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी पर ही फोकस करता है जब भी हम सेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं? चलिए हम आपको समझाते हैं। शुरुआत हम जीडीपी से करते हैं। जीडीपी का मतलब आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जब हम जीडीपी टर्म यूज़ करते हैं, आप इसके लिए अब एक सिंपल टर्म यूज़ करिए, दैट इज़ नेशनल इनकम। तो अब जीडीपी को राष्ट्रीय आमदनी से जोड़ करके देखिए, नेशनल इनकम से जोड़ करके देखिए। जब हम नेशनल इनकम टर्म यूज़ करते हैं तो हमारा एजेंडा होता है ये जानना कि क्या है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम फिगर या पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना गया है दुनिया स्तर पर, ये जानने के लिए कि किसी भी सोसाइटी में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि लोग कितनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इसी के बेसिस पर हम दुनिया को लो इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी एंड हाई इनकम इकोनॉमी में डिवाइड करते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। और हमने देखा अभी रिसेंटली रशिया हाई इनकम इकोनॉमी यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी इनकम इकोनॉमी में शामिल हुआ, वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही हुआ। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो ये बताता है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, यानी कि वो अपने लिए कितनी एजुकेशन अवेल कर सकते हैं, कितना हेल्थ अवेल कर सकते हैं, कैसी हाउसिंग होगी उनके पास, कैसा खान पान होगा, कितना न्यूट्रिशन होगा, और उनके पास कितना स्पेस है जो उन्हें वल्नरेबल होने से बचाए। उनके पास लाइफ में होने वाली ट्रेजिडीज़ के अगेंस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस कितने हैं, कितना बेटर वो कैलेमिटीज़ से कोप अप कर सकते हैं, और अपने सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस को डेवलप करने के लिए उनके पास कितनी वेल्थ है। ये चीज़ें समझ आती हैं जब हम पर कैपिटा इनकम की तरफ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये हमें पता चलता है जीडीपी फिगर से। क्यों हमें ऐसा पता चलता है? देखिए, जब हम सोसाइटी के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। एक तरफ एट दिस पॉइंट सोसाइटी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती है,
जो एक्टिविटीज़ मार्केट के अधीन है हम उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो सोसाइटी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत वो गुड्स एंड सर्विसेज ही तो प्रोड्यूस करती है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो प्रोड्यूस करती है, ये सोसाइटी है पॉइंट ए, वो पॉइंट बी में जाती हैं, दैट इज़ अ मार्केट, जहाँ पर वो एक्सचेंज होती हैं और जहाँ से इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स को उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मिलती है, उसकी वैल्यू मिलती है। तो यानी कि आप जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसके साथ एसोसिएटेड है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ रेम्यूनरेशन, दैट इज़ वैल्यू। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए एक बहुत कोर एलिमेंट रेम्यूनरेशन होता है, यानी कि वैल्यू होता है, यानी कि इनकम होता है। और जब हम यहाँ पर वैल्यू यानी कि रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस मैनर में देख रहे हैं? हम इसको इस मैनर में देख रहे हैं कि कितनी वेल्थ यू आर पोजेसिंग, आप कितनी वेल्थ पोजेस कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि किसी तरह के एसेट्स के फॉर्म में हो या करेंसी के फॉर्म में हो, और इसी की मदद से आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेंगे। दैट्स ऑल। ओके, तो इसीलिए जब हम हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज अगर मार्केटेबल हैं, वो मार्केट के लिए की जा रही हैं, तो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला रही है वो एक्टिविटी, और उसकी फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वही वैल्यू उनको मिल रही है जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वैल्यू को वो वेल्थ के रूप में पोजेस कर सकते हैं, चाहे वो एसेट्स हैं, करेंसी है, वट एवर बी द थिंग, और इससे वो अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को अवेल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन गुड्स एंड इन सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यूज़ हैं उनको पहचान पाए या जान पाए और उन्हें ऐड कर लें, सारे सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उन तीनों सेक्टर्स में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये पता लगता है कि टोटल देश भर में कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। तो मतलब हमें उससे पता लगता है कि टोटल देश भर में किस क्वांटम की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, किस क्वांटम की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे देश के स्तर पर किस मैनर में रिसोर्सेज प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि हमारे देश में, समाज में व्यक्ति आर्थिक रूप में कितने कार्यरत हैं, कितने प्रगतिशील हैं, किस मैनर में कार्यरत हैं। ओके, तो जीडीपी किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को बताती है। नो मैटर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रोबोट की मदद से कराई या वो किसी भी तरह से की, बट उतने स्तर की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उतने स्तर की आर्थिक गतिविधि हो रही है, तभी वो उस लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, और तभी वो गुड्स एंड सर्विसेज उसे वो वैल्यू फैच करके दे रही है, जो वैल्यू आगे जा करके जीडीपी कैलकुलेशन का पार्ट बन रही है, और वही है जीडीपी। इज दैट क्लियर? तो किसी भी देश में कितनी आर्थिक हसल बसल है, कितनी चिलचिलाहट है, कितना इकोनॉमी एक्टिवेटेड है, किस लेवल पर रिसोर्स प्रोसेस हो रहा है, ये हमें सिंपली जीडीपी से पता चल जाता है। ओके, दूसरी बड़ी चीज़, हमें एक देश के आर्थिक स्तर का पता चलता है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होंगी तभी ये मार्केट में एक्सचेंज होंगी, सिंपल प्रोडक्शन से तो बात नहीं बनेगी। तो मेन आइडिया यहाँ पर क्या है? कंजम्पशन। हियर द मेन आइडिया इज कंजम्पशन। इट मीन्स कि कोई भी एक देश को अगर हम ध्यान से देखें, उसकी जीडीपी फिगर से हमें ये पता लग जाता है कि देश के लोगों का आर्थिक स्तर बेहतर हो रहा है। बिकॉज अगर जीडीपी का साइज़ बढ़ते चला जा रहा है तो वो इस चीज़ से तो नहीं बढ़ रहा होगा कि प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऐड करने की एक लिमिट के बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होता। और जीडीपी सही मायने में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, मतलब प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में आप प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं, तो ऐसे में जीडीपी स्केल ऑफ वैल्यू एडिशन बताती है। जीडीपी किस बात का इंडिकेटर है कि वैल्यू एडिशंस किस लेवल पे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिसोर्सेज कितने किस मैनर में प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो वैल्यू एडिशंस के बारे में बताती है।
ओके। और वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब जीडीपी का साइज़ बहुत बड़ा है, इसका मतलब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी या टर्शरी भी एग्जीक्यूट हुआ होगा, तभी जीडीपी का साइज़ इतना बड़ा है, क्योंकि मल्टीपल लेवल पे वैल्यू एडिशन हुई होगी, तभी जीडीपी का साइज़ इतना बड़ा है। इसका मतलब इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन है, इसका मतलब इस नेचर का बायर है, इसका मतलब उस परचेज को अफोर्ड करने की परचेजिंग पावर है, अफोर्डेबिलिटी है, इसका मतलब इस तरह की मार्केट क्रिएट हो गई है इन गुड्स के लिए। तो मार्केट का नेचर, मार्केट का साइज़, मार्केट की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज़ पता चलती हैं जीडीपी फिगर से, कि मार्केट किस नेचर की है, किस तरह की गुड्स को सपोर्ट करने के लायक हो चुकी है, कैसी गुड्स को कितने साइज़ की चीज़ों को कितने समय में कंज्यूम कर जाती है, बायर का फ्लो किस तरफ को है, बायर किस तरफ को बढ़ रहा है, और देश में आने वाले वर्षों के दौरान किस चीज़ों की मांग बनी रहने वाली है। ओके, हाई वैल्यू गुड्स, हाई वैल्यू सर्विसेज की मांग बनी रहने वाली है, या लो वैल्यू गुड्स और लो वैल्यू सर्विसेज की मांग बनी रहने वाली है। ये हमें जीडीपी फिगर से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जीडीपी में हाई वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा हम देख पाते हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान। मतलब उतनी कंजम्पशन सपोर्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जीडीपी का मतलब बनेगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब बनेगा पर कैपिटा इनकम। इसलिए हम ऑलवेज इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि जीडीपी बढ़नी चाहिए देश की, जीडीपी बढ़नी चाहिए देश की, जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि नेशनल इनकम जब बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और उसका मतलब यही होता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि नेशनल इनकम वाकई ही सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे इंश्योर करने के तरीके हम दूसरे अपनाते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि जीडीपी के बढ़ने से ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए किसी भी सेक्टर की जब स्टडी करते हैं तो जीडीपी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़रूरी है जब आप पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हम मानते हैं कि गरीबी दूर होती है। जब आप माल न्यूट्रिशन की हंगर की बात कर रहे हैं, जब आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, तो हमने जब 1950 से 1990 तक 3.5% का जीडीपी रिजिम देखा था, तो हमने देखा था कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जितने भी लाए जाएं, पर पॉवर्टी एलिवेशन उस लेवल पर हो नहीं रहा, पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही 1985 ऑनवर्ड्स जीडीपी फिगर्स 5.5, 6, 6.5 होने लगी, हमने देखा कि कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक्टिवेट हुआ है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ है, और उसको हमने माना कि इसका सबसे बेहतर सीधा असर होता है। तो हमने देखा कि बहुत तेज़ी से, क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। तो किसी भी सोसाइटी में, चाहे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, उसने हेल्थ इंडिकेटर को इंपॉर्टेंस दी है, उसने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन एक बात, पर कैपिटा इनकम आज भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों को फेच करने की कैपेसिटी रखता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम आपके पास है, इंडिकेटर है कि स्किल डेवलपमेंट होगा, इंडिकेटर है कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंडिकेटर है कि इनकी मदद से कुपोषण दूर जाएगा, इस इंडिकेटर है कि इनकी मदद से गरीबी हटेगी, भुखमरी हटेगी, बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अगर आर्थिक प्रगति है, मतलब आर्थिक प्रगति क्या है, पिछले साल की जीडीपी से इस साल की जीडीपी कितनी है, दैट इज़ द ग्रोथ रेट। पिछले साल जीडीपी 100 रुपया थी, इस साल जीडीपी 110 रुपया है, तो 10 रुपये की ग्रोथ रेट हुई है। तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? 10% की ग्रोथ हुई है। 100 पे 110 हो गए आप, तो 10% की ग्रोथ रेट, इसका मतलब कि इस दर से आप जीडीपी का साइज बड़ा कर रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के जीडीपी बताती है कि कितने स्केल पर गुड्स पैदा हो रही हैं, कितने स्केल की सर्विसेज पैदा हो रही हैं। वो पैदा हो रही हैं क्योंकि कंज्यूम हो रही हैं, तो पैदा करने वालों को उतनी वैल्यू भी मिल रही है, तो उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। इसी से फिर आगे रोजगार पैदा हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जीडीपी तो उतना ही बड़ा स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जितना बड़ा स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब उतने ही बड़ा स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना बड़ा स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब उतनी ही ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा इनकम लोगों की मतलब उतना बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और फर्दर फिर उतनी ही उनकी डिमांड, फिर जितनी डिमांड मतलब उतना ही प्रोडक्शन, और फिर जितना प्रोडक्शन मतलब उतनी ही आगे एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम एक साइकिल अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ भी अगर करना है तो कंट्री की इकोनॉमी को रिसेशन वाली जीडीपी से बाहर निकाल करके प्रोग्रेस वाली जीडीपी में लाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी का साइकिल तभी चलेगा। तो अर्थव्यवस्था का एक पहिया होता है, उसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो यही पहिया है जो मैंने आपको अभी बताया है। इतनी बात समझ आई? क्लियर? चलिए, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जब भी हम अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो एक दूसरा बड़ा पहलू है रोज़गार। हम रोज़गार पर बात करते हैं।
वो इसलिए बात करते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो हम ये मानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पीपल, लोगों ने ही इकोनॉमिक एक्टिविटी की होगी, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की और उन्हीं ने आगे वैल्यू डेवलप की, जो वैल्यू फिर इन लोगों ने फैच की। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेटेड है, इट इज़ कंसंट्रेटेड, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइज तो बहुत बड़ा हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत डाइवर्स भी हो सकती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराया। हो सकता है कि ये कुछ ही घरानों तक, कुछ ही उद्योगपतियों तक शामिल हो और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की मदद से, कैपिटल इन्फ्यूजन की मदद से उस स्केल का प्रोडक्शन अचीव कर लिया है। और ऐसे में कोई भी एक समाज ऐसी अर्थव्यवस्था की रचना नहीं चाहेगा जिस समाज के रिसोर्सेज फ्लो हो करके कुछ ही फैमिलीज तक जाते जाएं और वो फैमिली उसी समाज के लोगों को बतौर लेबर इस्तेमाल करते चले जाए, उनके स्किल सेट को यूटिलाइज करते चले जाए अपने पैसे की, टेक्नोलॉजी और मशीन के दम से, और रिसोर्स देश का सारा फ्लो करके उधर चला गया, देश के सारे स्किल सेट फ्लो करके उधर चले गए, देश के लोग मियर लेबर ऑफरिंग सेगमेंट बन के रह गए और उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू सारी उन्होंने फेच की, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी होगी। ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ी सोसाइटी की कंजम्पशन पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, परचेजिंग पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था राष्ट्र हित में नहीं, देश हित में नहीं, क्योंकि देश जनता से मिलकर के बनता है और जनता बाय लार्ज भुखमरी में है, गरीबी में है, पिछड़ेपन में है, क्योंकि बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का लार्ज हिस्सा उसके पास है जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ ही लोगों तक ऑर्गेनाइज है। इसलिए फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतने बड़े स्तर की आर्थिक गतिविधियाँ हुई, उन्होंने इतना मूल्य पैदा किया, वो मूल्य कितने लोगों में बटा, उस आर्थिक गतिविधि में कितने लोग शामिल हुए, तो फिर हम वहाँ से पता लगाते हैं कि युवा क्यों नहीं शामिल हुए। इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, वो वर्कफोर्स के वर्क का नेचर क्या है, तो पता लगता है कि कैजुअल वर्कफोर्स है, पता लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो फिर पता लगता है कि जीडीपी वैल्यू का बहुत कम शेयर इनके पास आ रहा है, फिर पता लगता है कि स्किल सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर पता लगता है कि जीडीपी एक्टिविटी सिर्फ कुछ ही पॉकेट्स में, कुछ ही रीजन्स में कंसंट्रेटेड है, बाय एंड लार्ज बाकी रीजन्स पिछड़े हुए हैं, बाकी सेक्टर्स भी पीछे हैं, बाकी ऑक्यूपेशंस भी पिछड़ी हुई हैं, बाकी समाज पिछड़ा हुआ है। तो फिर हम ये तय कर पाते हैं कि उन देश की बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का लाभ उन क्षेत्रों तक भी ले जाना है, तो रोज़गार के साधन वहाँ भी पहुँचाओ। कैसे इस बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का लाभ बढ़े हुए रोजगार में बदलें, तो कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है वो पता लगा करके आओ, किस तरह का स्किल डेवलपमेंट करना है ये भी पता लगा करके आओ। मतलब देश की अर्थव्यवस्था अगर 5वें नंबर की है तो उस अर्थव्यवस्था का बड़ा से बड़ा हिस्सा देश की अधिकतम से अधिकतम जनता तक वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए किन इलाकों में रोजगार निवेश ले जाने की जरूरत है पता लगाओ, किन क्षेत्रों में यानी कि ऑक्यूपेशन कौन सा डेवलप करना है पता लगाओ, कौन से कौशल का विकास करना है, कौन सा स्किल डेवलप करना है ये पता लगाओ, और भविष्य के लिए क्या कानून और नीति लाने की जरूरत है ये पता लगाओ, और हम कहाँ पिछड़ रहे हैं ये क्लियर करो ताकि हम इसे रोजगार में बदलें। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके डन। तो यहीं से फिर आगे की चीज़ें जरूर आगे डेवलप हो जाती है। तो अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, वो ये कि एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में। तो फिर जब ये कमियां नज़र आती हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज सफरिंग, तो पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करना शुरू करता है। ये देखना होता है कि जो सेक्टर्स हैं वो सस्टेनेबली जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस, ये अदर फैक्टर है जिस पर फोकस करना है, दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसी मैनर में आए कि आने वाली पीढ़ियां भी नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस नेचर की ना हो कि आने वाली पीढ़ियों को कॉस्ट पे करनी पड़े, आप वायु को, जल को, भूमि को इतना दूषित कर दें कि आपने जो आर्थिक प्रगति का आनंद लिया है वो ना ले पाएँ, और आपने नेचुरल रिसोर्सेज या तो डिप्लीट कर दिए या कंटेमिनेट कर दिए, ओवर यूज़ कर दिए, या डिप्लीट ओवर यूजेज की वजह से कर दिए या कंटेमिनेट कर दिया, आपने वेस्ट कर दिए। तो ये दिस डेवलपमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल, कमिंग जनरेशंस विल नॉट एंजॉय दिस डेवलपमेंट देन। तो यू नीड टू मेक इट सस्टेनेबल। तो दैट्स वाई जो डेवलपमेंट है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जुडिशियस होनी चाहिए। अगला, कोई भी जीडीपी डेवलपमेंट अगर हुआ है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों की हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रही है। तो
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसी बातों पर फोकस करना है। इसीलिए किस तरह की टैक्सेशन अपनाना है, किस तरह का रेवेन्यू सिस्टम बनाना है, फिस्कल पॉलिसी क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है कि देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साइज़ का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े हुए लोगों तक, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे अच्छी इकोनॉमी का, उन तक कैसे ले जाना है। तो शिक्षा देनी है उनको, कौशल का विकास करना है उनका, बेहतर जीवन लायक परिस्थिति एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, स्वच्छ जल देना है, शौचालय देना है, निवास देना है, अच्छी सिंचाई देनी है, घर बार देना है, पशुधन और बाकी इनकम डेवलपमेंट सेक्टर्स डेवलप करके देने हैं उनको। ये सारी चीज़ों के लिए रोज़गार बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए आगे आना पड़ेगा। तो ऐसे में किस तरह की टैक्सेशन रखना है, ये भी अदर फैक्टर होता है जब हम सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि वो पैसा कैसे यहाँ से निकाल करके उन सेक्टर्स को चैनलाइज, उन लोगों को चैनलाइज, उन रीजन्स को चैनलाइज किया जा सके ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये तय कर पाते हैं आप कि ऑनरशिप पब्लिक रखनी है उन चीज़ों की या प्राइवेट रखनी है, कौन सा प्लेयर आगे निकल करके आएगा, कौन सा प्लेयर नहीं निकल करके आएगा, कमज़ोर वर्ग को किस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। तो कैजुअल वर्कर को प्रोटेक्शन भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, उसको किस तरह की सपोर्ट और प्रोटेक्शन दी जाए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दोनों चाहिए, उसको कैसी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दी जाए, ये दोनों चीज़ें अदर फैक्टर्स में आती हैं कि इसे कंसिडर करके चलना है। ओके, तो पर्यावरण का ध्यान रखना, जनता का ध्यान रखना, भविष्य में किस तरह की तकनीकें बदलने वाली हैं उसको ध्यान रखते हुए समय से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन टेक्निक्स को इम्बाइब करना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जब आप सेक्टर्स के विकास की या सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हो, आपको ध्यान में रखने हैं, अदर देन द जीडीपी एंड द पॉपुलेशन, कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने वाला है, फ्यूचर स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड होने वाला है, आज की पॉपुलेशन में किन स्किल सेट की डेफिशिएंसी है, कौन से रीजन्स डेफिशिएंट हैं, कौन सी पॉपुलेशन डेफिशिएंट है, कौन से ऑक्यूपेशन सफ़र कर रहे हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना है और पर्यावरण का ध्यान रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट दिलाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स में कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर प्लेस कराया जा सके, अपने सेक्टर्स को ध्यान में रख करके ये किया जाता है। तो जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ही मैटर नहीं कर रही, ये भी मैटर कर रहा है कि आपकी एमएसएमई हो सकता है नेसेंट स्टेज में हो, इन्फेंट स्टेज में हो, तो आपको टैरिफ बैरियर भी लगाने हैं ताकि आप उनको प्रोटेक्शन दे सकें। आपके एग्रीकल्चर को आपको प्रोटेक्शन देनी है तो हो सकता है वहाँ पर भी टैरिफ बैरियर हो। WTO जैसी संस्थाओं में आपको इस तरह के भी नियम बनाने हैं कि जो मुल्क अभी डेवलपिंग है उनको अतिरिक्त समर्थन दिया जा सके। तो दीज आर द अदर फैक्टर्स व्हेन यू विल कंसीडर द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि देश की सरकार को कैसे परफॉर्म करना है, किन दिशा में आगे बढ़ना है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। टर्शरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से अलग कैसे है, उदाहरण के साथ प्रस्तुत करिए। श्रेया, समझ आ गया क्वेश्चन? वांट टू रीड इट? चलिए अब आंसर करिए। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बहुत स्पेसिफिक नेचर में कि हाउ इज़ द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछें तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कुछ कारण थे, तभी आपको इसका आंसर आएगा। पहला रीज़न ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हिस्टोरिकली टाइम स्केल पे अगर हम स्टडी करें तो किसी भी इकोनॉमी को अपने फुल पोटेंशियल तक जब पहुंचना है तो हम उस स्टेज को मानते हैं कि उस स्टेज में, उस इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग है। मतलब इस फेज़ तक प्राइमरी सेक्टर, इस फेज़ तक सेकेंडरी सेक्टर, इस फेज़ तक टर्शरी सेक्टर डोमिनेट हो जाता है, और तब हम उस कंट्री को ये कहते हैं कि वो अपनी हाई इनकम फेज़ में आ चुकी है कंट्री। और हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग होता है। पहले इस बात से आप बताइए कि आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ऑलवेज़ जब हम स्टडी करते हैं कि अमेरिका है, यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं, जापान है, यहाँ पर कौन सा सेक्टर डोमिनेट होगा, तो आंसर आता है टर्शरी सेक्टर डोमिनेट होगा, क्योंकि ये हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दूसरा, हम जब ये पूछते हैं कि हिस्टोरिकली कोई भी कंट्री इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
5th स्टेज पे खड़ी है तो वो कौन सी सेक्टर डोमिनेटिंग होगा, तो आप कहते हैं कि टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग होगा। मतलब एक कंट्री अगर अपने मैच्योर फेजेस ऑफ इकोनॉमी में है तो तब आप कहते हैं कि वहाँ पे टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग होगा। दूसरी, जब आपसे बात की जाए कि कोई कंट्री बहुत डेवलप्ड है, तब आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग होगा। तो ये सवाल